हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने फिनॉल के प्रिपरेशन और उनका नॉमेनक्लेचर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सबसे पहले दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जो भी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, चाहे नीट के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको सबसे पहले मैं कराऊंगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, थैलिन डाई टेस्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट है रेमर टीमन एंड कोलबेसिमेट। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फिनॉल के रिएक्शन के रेफरेंस में ये दोनों है, रेमर टीमन एंड कोलबेसिमेट। तो साथ साथ में और भी रिएक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट वाले, इसके साथ साथ कुछ और भी रिएक्शन देखेंगे फिनॉल के। चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन ज़्यादा है तो कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में मैक्सिमम हम कवर कर ले। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहला है रिएक्शन एज एन एसिड। भाई फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है OH। जो फिनॉल के पास क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो दैट हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एप्रोप्रिएट बेस। एप्रोप्रिएट बेस का मतलब ये नहीं कि फिनॉल किसी बेस रिएक्शन कर लेगा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं जीओसी में, एसिड बेस रिएक्शन में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो वीक एसिड वीक बेस बनाते हैं वही रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होता है। तो कुछ खास, ठीक है, स्पेसिफिक बेसिस के साथ फिनॉल जो है एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ये है पहला रिएक्शन, रिएक्शन एज एन एसिड। जैसे फिनॉल का रिएक्शन देखो जरा, फिनॉल का रिएक्शन हम NaOH से करा सकते हैं। मतलब इन रिएक्शन में ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस बाय बेस। क्या होगा, H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन एसिड बेस रिएक्शन सिंपली। ठीक है, फिर फिनॉल का रिएक्शन करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, OH। इन सारे रिएक्शन में फिनॉल विल रिमूव इट्स एसिडिक हाइड्रोजन। RMGBr से रिएक्शन करा सकते हैं। R माइनस क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा। इसमें क्या बनता है, ये सब रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्ट बनेगा फॉर प्लस एल्केन। इस रिएक्शन में क्या बनेगा, RH। RH, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कौन सा रिएक्शन होगा, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा ये भी जानना जरूरी है। मैंने कहा अप्रोप्रिएट बेस के साथ। फिनॉल ये नहीं किसी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ एसिड बेस दे देगा। तो उसके लिए आपको जीओसी पढ़ना होगा। जीओसी में हमने बात की है कि कौन से रिएक्शन फॉरवर्ड में, किस टाइप के एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, ऐसा आप जनरली बोल सकते हैं कि फिनॉल हमेशा अपना H निकाल देता है। सामने क्या है, किस बेस से रिएक्शन करा रहा है, किस एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्शन करा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे जरा देखें, मान लें कि हम ये फिनॉल का रिएक्शन NaSCO3 में कराते हैं। मतलब क्वेश्चन है कि क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल है कि नहीं। सॉल्युबल का मतलब अगर रिएक्शन हो गया, अगर रिएक्शन कर लिया मतलब सॉल्युबल है, नहीं कर पाया तो मतलब इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ठीक है, इज फिनॉल सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट और नॉट। हम क्या करते हैं, पहले मान लेंगे इसको। मान लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो है फिनॉल से रिएक्शन करता है, मान लेते हैं। तो क्या होगा, इसका HCO3 माइनस निकलेगा और फिनॉल का H निकलेगा, और सामने बनेगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन और H2CO3। अब चेक करेंगे। हम जानते हैं कि H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल इटसेल्फ। पढ़ रखा है, जीओसी का पार्ट है, प्लीज याद दिला रहा हूं मैं, बस पढ़ाया गया है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, उधर वीक बनना चाहिए, इधर स्ट्रांग होना चाहिए। याद करिए जरा, एसिड बेस रिएक्शन इन जीओसी। इसका मतलब फिनॉल जो है, आपने जो अजम्पशन माना, आपके मानने से कुछ नहीं होता, एक्चुअली में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, बहुत कम बनेगा। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्ट डायरेक्शन, नॉट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। ठीक है, तो मतलब सामने क्या बनना चाहिए, वीक एसिड बनना चाहिए। जैसे पिछले केस में फिनॉल जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेरिजन टू एल्केन, एल्केन क्या है, वीक एसिड है। अगर सामने कोई वीक एसिड बन रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नहीं। मतलब फिनॉल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं घुलता है, तो एसिड की तरह काम करता है लेकिन कुछ खास बेसिस से था। इसके लिए जीओसी थोड़ा पढ़िए अगर नहीं याद आ रहा है तो। ये हो गया रिएक्शन एसिड एज एन एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, तो फिनॉल को जब
फिनॉल का जब रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट साथ हीटिंग करते हैं तो ये ZnO बन जाता है। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और बन जाएगा क्या, बेंजीन। बेंजीन, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ फिनॉल। दिस इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ H2Ni, रिएक्शन विथ H2Ni, ये है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। जरा इसमें देखें तो फिनॉल, इसमें देखो क्या होगा, ये रिएक्शन OH ग्रुप का नहीं है जबकि रिंग का रिडक्शन है। OH प्लस 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। इस रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तीनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब भाई इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर। सिंपल रिडक्शन है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है लेकिन अलग तरीके से। उसमें क्या हुआ, फिर OH ग्रुप का रिडक्शन हो गया, बेंजीन बना। इसमें क्या, OH ग्रुप का कुछ नहीं हुआ, बेंजीन को जितने पाई बॉन्ड थे वो रिड्यूस हो गए। अब नॉर्मल इसमें भाई ये एरोमेटिक है फिनॉल, वो नॉन एरोमेटिक बन गया, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन फिजिबल है। तो ये दोनों क्या थे रिएक्शन, ये दोनों क्या नोट कर रहे थे, ये रिएक्शन नंबर 2 हो गया, रिएक्शन नंबर 3 हो गया, जिसमें रिडक्शन ऑफ फिनॉल हो रहा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इसमें भी दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन, फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 चाहे Na2Cr2O7 से कराते हैं, फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 चाहे NO2Cr2O7 से बना कराते हैं तो बनता है क्या, पैरा बेंजोक्विनोन। ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी मेंशन है, इंपॉर्टेंट इसलिए। क्या बनता है इसमें, पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 से चाहे Na2Cr2O7 से तो क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनोन। इसमें एक नेम रिएक्शन भी है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन K2H2O8 से कराते हैं, जो मार्शल से एसिड है H2H2O8, उसी का पोटेशियम सॉल्ट से कराते हैं इन एल्कलाइन मीडियम, देन इट गिव्स क्यूनॉल, जो हमने नाम लिखा था रिसोर्सिनॉल, कैटिकॉल और क्यूनॉल, तो ये है क्यूनॉल, दिस गिव्स क्यूनॉल। और इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का नाम कोई पूछ सकता है, इसको बोलते हैं एल्ब्स ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन, एल्ब्स ऑक्सीडेशन, एल्ब्स ऑक्सीडेशन। एल्ब्स ऑक्सीडेशन, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, जब फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, ठीक है, ZnCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रेशर खुद दिखेगा प्रोडक्ट दिख के, तो बनता है क्या, फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं ZnCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो बनता है क्या, एनिलीन। ऑब्वियस है रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप OH ग्रुप को हटा रहे हैं। बेंजीन से कोई ग्रुप अगर जुड़ा हो, क्या पढ़ा हमने, बेंजीन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो वो आसानी से नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हटता,
क्यों भाई? क्योंकि फिनॉल का रिंग से क्या होगा? कॉन्जुगेशन। फिनॉल के लोन पेयर का रिंग के पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की वजह से ये OH ग्रुप में क्या होगा? सी बॉन्ड OH में क्या होगा? डबल बॉन्ड करेक्टर, जस्ट लाइक हैलाइड्स। तो नॉर्मल कंडीशन में तो होगा नहीं रिएक्शन, लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हम OH ग्रुप को अमोनिया से रिप्लेस कर दिया। क्या बन गया? एनिलीन। एनिलीन। इसी तरह से जब भी आप OH को डायरेक्टली हटाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन हो भी रहा होगा तो सीवियर कंडीशन में हो रहा होगा, ड्रास्टिक कंडीशन में ही हो रहा होगा। फिर है रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन विथ PCl5, ये भी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन वाला नहीं है। रिएक्शन विथ PCl5, फिनॉल का रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में OH का रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में एक्सपेक्ट ना किया हो, हम नहीं बताएंगे, हम मानेंगे कि रिएक्शन नहीं होगा। तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जब तक हाई टेम्परेचर प्रेशर मेंशन ना हो, बिल्कुल नहीं हो पाएगा हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो इसमें क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। देखा, OH हटा रहे हैं, रिंग के OH हटा रहे हैं, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। जब तक क्वेश्चन में ड्रास्टिक कंडीशन कुछ मेंशन ना हो, हम मानेंगे कि रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हम मानेंगे कि OH यहां से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ये रिएक्शन कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब। अब जो लिखेंगे कुछ एक रिएक्शन लगातार। ठीक है, मैक्सिमम भाई बेंजीन है क्या? फिनॉल का एरोमेटिक कंपाउंड भी तो है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। ऑब्वियस है इसके जो भी रिएक्शन है मोस्टली क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड का वही तो मेन रिएक्शन है, तो आप देखेंगे भी। तो मैकेनिज्म नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये सब पढ़ चुके हम लोग। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। भाई फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये भी हमने 11th में पढ़ा था। फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। तो जब फिनॉल का सल्फोनेशन कराते हैं कॉन्क H2SO4, तो मेनली क्या बनता है? भाई फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ठीक है, फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? हाई टेम्परेचर, यहां लिख दो जरा, हाई टेम्परेचर। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, पैरा, पैरा वाला प्रोडक्ट पैरा पे SO3H। कॉन्क H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3, और अल्टीमेटली भी सल्फोनिक ग्रुप लगता है। प्लीज ये सब 11th का है, बस हम लोग डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं। SO3H और क्या बनेगा? और एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब ये वाला कौन सा होगा? सबसे मेजर कौन सा होगा इसमें? ऑर्थो पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहां मेनली बनेगा क्या? पैरा प्रोडक्ट। ये है मेजर प्रोडक्ट, स्पेशली एट हाई टेम्परेचर पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो पे क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, तो पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। सिंपल रिएक्शन वही है जो बेंजीन का सल्फोनेशन, वहां तो मैकेनिज्म लिखा गया था, फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन सल्फोनेशन, वहां हमने बेंजीन के रिस्पेक्ट में कर लिया। बस उसी को फिनॉल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिनॉल क्या है? फिनॉल तो बेंजीन से ज्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है, वहां पे और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मिलनी क्या बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो पे क्या है? क्राउडिंग जाता है। नेक्स्ट है इसी तरह से नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ये सब वही रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है, जहां फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर 11th में आपने एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ लिया है तो कुछ नई बात नहीं है। अब वही नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म है इसका, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, इसमें पहला दो पार्ट लिखेंगे। वेन लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं चली। जब फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सनट्रेट H2SO4 कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, इसको मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4 कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस केस में बनेगा फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो दो ऑर्थो, देखिए जरा, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन का एक साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्या बनेगा, इसको बोलते हैं क्या, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मतलब पिक्रिक एसिड। अब इसी का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HNO3 से करा दें, डाइल्यूट HNO3 से करा दे तो फिर दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, ऑर्थो और पैरा। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये है मेजर प्रोडक्ट। भाई यूजुअली पैरा मेजर होता है, ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इंट्रामोलिकुलर, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ बोर्ड का क्वेश्चन, वैसे हमने पहले ही पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, पैरा का, क्योंकि ऑर्थो में क्या है, अब ऑर्थो में चूंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नोट कर लीजिएगा इसको, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है कंपेरिजन टू पैरा। पैरा में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर, बनाया गया वहां पे इंट्रामोलिकुलर। ये सारे एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बस रिवीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल भी होता है, इनका स्टीम डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। पैरा में क्या होता है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें कौन सा बॉन्डिंग है, तो इसमें है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सब बोर्ड के क्वेश्चन थे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है दोनों में, किसका, पैरा वाले का, क्यों, ऑर्थो वाले में है इंट्रामोलिकुलर और पैरा में क्या है, इंटर। भाई बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के दो मॉलिक्यूल का आपस में कोई लगाव नहीं है, क्यों, इसमें जो भी बॉन्डिंग है वो किस एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में है। और पैरा में क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल से, और पैरा नाइट्रोफिनॉल के डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, उनमें इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनमें क्लोजनेस ज्यादा होगी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑब्वियस उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पैरा वाले का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू ऑर्थो के। तो ये था नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का टेस्ट भी है, थैलीन डाई टेस्ट, और इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड, देखो इन्हीं नाम से पढ़ा है, थैलिक एनहाइड्राइड, फिनोफ्थलीन नाम कैसे पढ़ा है, तो फिनॉल है, किससे किससे बनता है, फिनॉल को मिला के और थैलिक एनहाइड्राइड को मिला के, फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड बन गया फिनोफ्थलीन। व्हेन फिनॉल is reacted with phthalic anhydride in presence of conc H2SO4, it produces phenolphthalein, जो कि क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में कैसा होता है, पिंक कलर का, और एसिडिक मीडियम में कलरलेस। आयनिक में पढ़ा है इसको कई बार, फिनोफ्थलीन।
विच इज एन, चाहे तो लिख सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। प्लीज मैं फिर से बता दूं, ये जो भी रिएक्शन लिखे जा रहे हैं, मैकेनिज्म लिखो ना लिखो, ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें फिनॉल है एक्टिवेटेड रिंग और सामने इस बार थैलिक एनहाइड्राइड का होगा इलेक्ट्रोफाइल, जैसे सल्फोनिक वाला था, ठीक है, नाइट्रेशन किया है NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें थैलिक एनहाइड्राइड इलेक्ट्रोफाइल है। नाम कुछ भी हो, ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही एग्जाम्पल है। जरा देखिए, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन जब हम फिनॉल के से कराएंगे 2 मोल से, इस तरह से बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम दिमाग में रख पाएंगे। तो ठीक है, प्लीज ये शॉर्टकट है। मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कि बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, थैलिक एनहाइड्राइड क्या है? बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। तो फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपैरा है। फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपैरा। तो मेनली कहाँ लगेगा? मेनली थैलिक एनहाइड्राइड कहाँ लगेगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा? मेनली कहाँ लगेगा? पैरा पोजीशन पे लगेगा। भाई बल्कि ग्रुप है, कहाँ लगेगा? मेनली पैरा पोजीशन पे। मैं जो लिखा रहा हूँ वो शॉर्टकट कि कैसे हम जुगाड़ से प्रोडक्ट लिख लें, लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करें, कोई कहे कि सर कैसे इसका मैकेनिज्म है, तो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ये सारे रिएक्शन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। लेकिन चलो उस पर डिटेल में नहीं जाते, जरूरत ही नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो जरा। ओहो, चलिए इसको ऐसे, ये H2O आप हटा दीजिए कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में। भाई कॉन्क H2SO4 कैसा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2O निकाल देगा, निकल गया H2। अब जो दिख रहा है ऐसे बना दो, बन गया फिनोल्फथलीन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है मेंस में, मेथाइल ऑरेंज का पूछा ही था, तो इसका भी पूछ सकता है। तो दिस इज फिनोल्फथलीन, ये बन गया क्या प्रोडक्ट? फिनोल्फथलीन। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, इवन फिनॉल ही नहीं, फिनोल्फथलीन के सॉरी फिनॉल के डेरिवेटिव भी रिएक्शन दे सकते हैं। फिनॉल ही नहीं, याद रखिए, फिनॉल का तो टेस्ट है ये एथिलीन डाई टेस्ट। फिनॉल के डेरिवेटिव भी रिएक्शन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनका पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरा ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, ध्यान दीजिए। फिनॉल ही नहीं, फिनॉल तो देगा ही, टेस्ट दिख ही रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि हमें फिनॉल के पैरा पोजीशन पे कुछ ग्रुप लग रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है जो थैलिक एनाइड्राइड है यहाँ पे। इसका मतलब फिनॉल के डेरिवेटिव जैसे क्रिसॉल है, ठीक है, और भी जो डेरिवेटिव है वो भी रिएक्शन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका पैरा पोजीशन क्या हो? खाली हो, पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड ना हो। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंपाउंड, मैं जरा बता दूं यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड थैलीन डाई टेस्ट नहीं देगा, जिसमें एग्जाम्पल था ऑर्थोक्रिसॉल, नाम लिख चुके हैं हम लोग, फिनॉल इटसेल्फ, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। कौन सा इसमें कंपाउंड जो है, मेंस का क्वेश्चन है, याद रखिए, थैलीन डाई टेस्ट मतलब फिनोल्फथलीन के साथ, सॉरी, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ऑब्वियस है पैराक्रिसॉल। बाकी सब दे देंगे जब, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? पैरा पोजिशन शुड बी फ्री, वहां H होना चाहिए, कोई और ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये है थैलीन डाई टेस्ट। फिनॉल दे सकता है, उसके डेरिवेटिव भी रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो कंडीशन अप्लाइड है। पैराक्रिसॉल विल नॉट गिव थैलीन डाई टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल चाहे इनॉल के लिए। व्हेन phenols or enols react with neutral
FeCl3, neutral FeCl3, ferric chloride, they give different colored complexes. भाई कलर फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है, भाई फिनॉल भी है, ठीक है। फिनॉल के रिस्पेक्ट में तो मैं कलर लिख दूंगा, लेकिन उसके डेरिवेटिव भी रिएक्शन देते हैं, इनॉल भी देते हैं, अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कलर याद करने की जरूरत नहीं है। फिनॉल के रिस्पेक्ट में जो कलर है वो वायलेट है। किसी और फिनॉल का क्रिसॉल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, तो अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्स देते हैं। इतना आप रिवाइज की जरूरत नहीं है करने की। याद रखिए कोई ना कोई कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये टेस्ट क्या है, फिनॉल और उनके डेरिवेटिव का, इसलिए लिखा गया फिनॉल्स। फिनॉल्स में दोनों आते हैं, फिनॉल भी और उसके डेरिवेटिव भी। तो व्हेन फिनॉल्स और इनॉल्स आर रिएक्टेड विथ न्यूट्रल एफिशिएंसी दे गिव डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। जैसे फिनॉल का एग्जांपल लिख लें। फिनॉल का FeCl3 से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। फिनॉल का जब FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स देता है। अब मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल में कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बिल्कुल कलर की गारंटी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि कहीं सर लिखा हो कि सर इसमें तो रेड लिखा था, आप वॉलेट लिखवाए थे, तो मैंने कहा ये जो वॉलेट टर्म लिखा गया है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू फिनॉल इटसेल्फ, मे बी इट्स डेरिवेटिव भी तो हो सकते हैं, तो उनमें कलर अलग अलग होगा, उसकी ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की हमको जरूरत नहीं है। बहुत सारे डेरिवेटिव है फिनॉल के, इसका किसका कलर याद कर लेंगे आप, ठीक है। ये हम समझ लें कि न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ अगर कुछ कलर दे रहा है तो उसमें फिनॉलिक चाहे इनॉलिक ग्रुप है। चलिए, अब नेक्स्ट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग है, प्लीज ये कुछ भी लिखा जाए, मैंने कहा सारे रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हैं, जिसमें फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा। इस केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, ये क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी टेस्ट है ये, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट। इवन, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इवन अगर मान लो फिनॉल दिया है, यहाँ ऑर्थोपैरा पे कार्बोक्सिलिक लगा हो चाहे सल्फोनिक लगा हो, यहाँ भी लगा हो, ऑर्थोपैरा पे याद रखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहे सल्फोनिक ग्रुप लगा हो, फिर भी लिखा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो आप गलती मत करिएगा कि नहीं दो पोजीशन ऑक्युपाइड है तो वहां ब्रोमीन नहीं लगेगा, एक ऑर्थो खाली है तो यहां लगा दें, बिल्कुल नहीं, अभी भी प्रोडक्ट वही बनेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहे सल्फोनिक ग्रुप अगर फिनॉल के ऑर्थोपैरा पे लगे हैं, फिर भी आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा रहे हैं, तो ये ग्रुप भी एलिमिनेट हो जाएंगे, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे ब्रोमीन से। इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है इसका, याद रखिएगा। इसलिए मैंने लगा दिया कि पता चले कि आप सोच रहे हैं कि भाई दो पोजीशन ऑक्युपाइड है, कार्बोक्सिलिक हो चाहे सल्फोनिक हो, वहां ब्रोमीन नहीं लगेगा, लेकिन ब्रोमीन वहां भी लग जाएगा। ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे, खासकर तब जब वो फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हो, तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, एडवांस में यही क्वेश्चन आया ही था। अभी भी प्रोडक्ट वही बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आप जरा देख, अगर हमको मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए तो फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2।
नॉन पोलर सिल्वर, ठीक है, CH2 से करा दे इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन से करा दे इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, चाहे CCl4, चाहे लेस पोलरिटी वाला क्लोरोफॉर्म। अगर हम सॉल्वेंट वाटर की जगह, याद रखिए, वाटर की जगह हम सॉल्वेंट थोड़ा लो पोलरिटी का सॉल्वेंट ले लें, या ठीक है जीरो डायपोल हो जिसका, या बहुत कम डायपोल हो जिसका, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इस केस में आपको मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पैरा ब्रोमोफिनॉल प्लस ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। क्योंकि अगर वाटर लेंगे तो फिर 3 ब्रोमीन एक साथ लग जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई मोनोसब्स्टिट्यूशन कराइए, एक ब्रोमीन ही लगाइए, तो फिर क्या लेना होगा, सॉल्वेंट ऑफ लो पोलरिटी। मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्वेंट का रोल है। जरा इन दोनों रिएक्शन को देखिए, इन दोनों रिएक्शन को हमको समझना है कि भाई वाटर में तीनों ब्रोमीन एक साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट में चाहे लो पोलरिटी के सॉल्वेंट में एक एक ब्रोमीन लग रहा है। रीजन पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, बोर्ड में का ही क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिख लेते हैं। ये तो कंफर्म है सॉल्वेंट का ही कुछ रोल है, सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वाटर में फिनॉल की रिएक्टिविटी कहीं ज्यादा है कंपेरिजन टू कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में। ये क्लियर कर रहा है प्रोडक्ट। ये तो भाई रिजल्ट्स हैं, लेकिन हमको समझाना पड़ेगा रिजल्ट कैसा क्यों होता है। देखिए जरा, अब रीजन लिख लेते हैं। रीजन इसका, इन पोलर सॉल्वेंट like water, in polar solvent like water, phenol ionizes, फिनॉल आयोनाइजेज, हाँ बहुत स्मॉल स्टेंट, फिनॉल वीक एसिड है लेकिन फिर भी बहुत कम स्टेंट तक कुछ तो आयनाइज होगा, टू गिव फिनॉक्साइड आयन। मतलब अब हम रीजन लिख रहे हैं कि भाई वाटर में क्यों 3 ब्रोमीन लग गए और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्यों एक एक ब्रोमीन एक बार लगे। इसमें भी ये वाला भी मेजर होगा, पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, फिनॉल थोड़ा सा बहुत आयनाइज होगा, अपना H प्लस निकालेगा, बनाएगा क्या, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन तो फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है कि प्लस आर इफेक्ट हमने पढ़ा। इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर फिनॉल आयोनाइजेस टू गिव फिनॉक्साइड आयन which is much more reactive than phenol। जरा लिखिए इसको, वाटर में क्या होगा, फिनॉल, ठीक है, स्लाइट एक्सटेंट तक वीक एसिड है, बिल्कुल क्या देगा, फिनॉक्साइड आयन, ये आयन। अब हम जानते हैं कि OH का दोनों ही प्लस आर ग्रुप है, भाई ए भी प्लस आर ग्रुप है, OH भी क्या है, प्लस आर है, OH का भी प्लस आर इफेक्ट, O माइनस का भी प्लस आर इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है दोनों का, लेकिन किसका प्लस आर ज्यादा है, O माइनस का। जीओसी में पढ़ा है हमने, ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट में O माइनस का प्लस आर इफेक्ट OH से भी ज्यादा है, इसलिए ये रिंग जो है ज्यादा एक्टिवेटेड है। और वाटर में यही फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन की वजह से वो तीनों ही ब्रोमीन एक साथ लग जा रहा है, मतलब फिनॉल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पोलर सॉल्वेंट में। अब CH2 में ये सब पॉसिबल नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इस टाइप का आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। नोट कर ले इसको, बोर्ड का क्वेश्चन ही है ये, क्यों ऐसा होता है। भाई वो तो ऑब्जर्वेशन था, वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, आपको समझाना है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जिसका प्लस आर इफेक्ट फिनॉल से भी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दो जो मैंने बोला था उनको बोर्ड में लिखने को भी आएगा भाई। तो पहला है कोल्बेज सिमिट रिएक्शन, कोल्बेज सिमिट रिएक्शन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रीमाटिमन और कोलबेसिमिट आप अवॉइड कर ही नहीं सकते अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो। मैं कह रहा बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं बोर्ड की बात, नीट और आईआईटी दूर की बात है, आप इनको अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब आना ही आना है, आना ही आना है भाई। जो बोर्ड के सिलेबस में वो नीट और आईआईटी में नहीं आएगा ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा बेसिक बात, कोलबेसिमिट रीमाटिमन मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। व्हेन phenol react with CO2 in presence of alkali, in presence of, चलो NaOH कर दे रहे हैं यहाँ पे, in presence of NaOH followed by acidification, followed by acidification, it gives, followed by acidification it gives orthohydroxy, orthohydroxy benzoic acid, orthohydroxy benzoic acid as major product। इंपॉर्टेंट है मेजर प्रोडक्ट। मैंने बोला रिएक्शन का नाम कुछ भी हो, आज ज़्यादा पढ़ाया गया जो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फिनॉल है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ऑर्थो वाला ज़्यादा बनेगा। वो भी क्यों? ऑर्थो कब ज़्यादा बनता है? यूजुअली पैरा वाला बनता है ज़्यादा है, लेकिन ऑर्थो कब ज़्यादा बनता है? अगर कहीं से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो, वो दिखेगा इसमें भी। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमारा फोकस किस पे होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट पे, वही ज़्यादा बनता है। ये नहीं कि, ठीक है, ये नहीं केवल ऑर्थो ही प्रोडक्ट नहीं बनता है, पैरा भी बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमने जो बात की है, ये मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। जरा लिख लेते हैं। तो फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे CO2 NaOH से, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर 125, एनसीईआरटी का डेटा है, चलो लिख लो, 4 to 7 atm प्रेशर। तो पहले बनेगा सॉल्ट, प्लीज जो लिखा जा रहा है वो है मेजर प्रोडक्ट। पहले क्या बनेगा? एक सॉल्ट, और इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे O माइनस Na प्लस है, जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इस नाम से तो आएगा नहीं कन्वर्जन, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है क्या इसका? सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नोट कर लें, सैलिसिलिक एसिड। देखो ना, इस मैं इसको ऐसे बना दो, क्यों ये मेजर है? खुद चेक करिए क्यों मेजर है। ऑब्वियस है, देखो पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, प्लीज अवॉइड मत करिए, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन ऑर्थो में है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से क्या है? ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, उसी ऑर्थो प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का मैकेनिज्म तो लिखना ही है भाई, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मैकेनिज्म तो लिखना ही है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दवाई बनाने में। एस्पिरिन, ठीक है, जो पेन किलर है, एनाल्जेसिक्स जो मेडिसिन है, वो सैलिसिलिक एसिड से ही बनाते हैं, उसको सैलिसिलिक एसिड से ही एस्पिरिन बनाते हैं। थोड़ा देखिए, तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम CH3COCl से करा दें, चाहे CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन या तो एसिटिल क्लोराइड से, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दे, तो ये क्या होगा? इसका H और इसका Cl निकल जाएगा। जरा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। फिनॉल का H, ये रिएक्शन है एडिशन एलिमिनेशन वाला, तो फिनॉल का H और इसका Cl निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा एस्पिरिन, OCOCH3। दिस इज
एसीटल सैलिसिलिक एसिड। क्या है? जो इसका ट्रेड नेम है वो है क्या? एस्पिरिन। और एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक पेन किलर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। एस्पिरिन जैक जो कि क्या है? एक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक नोट कर ले। तब इसका हम लोग मैकेनिज्म भी लिख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। सिंथेटिकली जरा देखो काम का है। एसिटल क्लोराइड से चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड किसी से कराएं तो बनेगा वही। ये रिएक्शन कैसे हुआ है? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू, जो हमने कई बार पढ़ा है। आगे हम उनके रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में फिर से देखेंगे। शॉर्टकट क्या है? फिनॉल का H निकालना है, इसका लीविंग ग्रुप। या तो Cl है, CH3COCl है तो Cl निकाल देना, चाहे अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है तो ये निकाल देना, ये पूरा ग्रुप H के साथ निकल जाएगा, बन जाएगा वो। लेकिन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें CO2 इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जरा देखो, अब इसका बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले भाई मीडियम एल्कलाइन है तो फिनॉल तो रहेगा नहीं। फिनॉल तुरंत NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा। क्या बना लेगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अरे भाई इसका OH इसका H निकल जाएगा। मीडियम एल्कलाइन है तो फिनॉल तो नहीं मिलेगा आपको, तुरंत वो डिजॉल्व हो जाएगा उसमें फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल। ये हेल्प करेगा हमारे रिएक्शन में, फिनॉक्साइड आयन। अब ये CO2 जो कि इलेक्ट्रोफाइल है उस पर रिएक्शन करेगा, फिनॉक्साइड आयन। अब ये बॉन्ड यहाँ, CO2 क्या है इसमें? इलेक्ट्रोफाइल। CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे CO माइनस डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका फिर से क्या होगा? इस स्टेप में क्या हुआ भाई? ये एरोमेटिक था, फिनॉक्साइड आयन एरोमेटिक है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो गया, तो कौन सा स्टेप होता है उसके लिए? रीगेन करने के लिए डीप्रोटोनेशन, बिल्कुल वही होगा। अब डीप्रोटोनेशन स्टेप में मैं बता दे रहा हूं, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टेंस जानते हैं, ये वही रिएक्शन है, अलग नाम से बस लिखा गया है। अब क्या होगा? यहाँ H है, OH माइनस मीडियम एल्कलाइन है, विल रिमूव दिस H प्लस, यहाँ फिर से बॉन्ड बन जाएगा और ये इधर एल्कलाइन मीडियम है, OH माइनस डिप्रोटोनेट कर देगा, यहाँ से H2O निकल गया। ये बन गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का फिर हमने लास्ट में क्या किया था? हाइड्रोलिसिस। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों जगह HH लग जाएगा और बनेगा सैलिसिलिक एसिड, मेजर प्रोडक्ट। प्लीज ध्यान देना जरा, मैंने CO2 का रिएक्शन, CO2 का रिएक्शन केवल कहाँ दिखाया है? ऑर्थो पोजिशन। CO2 का रिएक्शन कहाँ दिखाया है? ऑर्थो पोजिशन पे। CO2 पैरा पे भी रिएक्शन करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या होगा इसमें? माइनर प्रोडक्ट होगा, इसलिए नहीं दिखाया गया। केवल क्या दिखा हमने? ऑर्थो प्रोडक्ट। जो टू वो क्यों स्टेबल है वो भी देखा हमने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सैलिसिलिक एसिड स्टेबलाइज्ड। अब जरा देखो, अब इसमें नोट कर लें, इंस्टीड ऑफ CO2
we can also, instead of CO2, we can also use CCl4 and NaOH. मतलब क्या है इसका? ठीक है, CO2 जो लिखा था हमने, CO2 की जगह हो सकता है क्वेश्चन में CCl4 प्लस NaOH लिखा हो, फिर भी यही बनेगा। भाई जरा एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि ये दोनों मिलके खुद ही CO2 ही बनाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH मिलके CO2 का ही सोर्स है वो। जैसे हो सकता है CO2 NaOH लिखा हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्लीज ये भी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। ये रिएक्शन में भी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। अब ऐसा क्यों भाई? वो तो CO2 था। जरा देखिए, ये देखो, ये है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे इसका NaOH से रिएक्शन कराओगे, ये चारों Cl की जगह क्या लग जाएगा? OH। ये चारों Cl की जगह क्या लग जाएगा? OH। अब इस C पे कितने OH हो गए? 4 OH हो गए। C पे कितने? चारों Cl हट के क्या लग गया? OH लग गया। 4 OH हो गए, इसमें से H2O निकाल दो दो जगह से। भाई जेम डाइऑल देखा ना, यूजुअली स्टेबल नहीं होते हैं। अब इसमें से 2 H2O के मॉलिक्यूल निकल गए, बना कि नहीं? तो अल्टीमेटली हुआ क्या मतलब इसका? 2 H2O मॉलिक्यूल निकल गए तो CO2 तो बना। आखिर में इलेक्ट्रोफाइल तो CO2 ही जनरेट हुआ, तो रिएक्शन तो वैसे ही होगा जो भी लिखा गया था। Instead of CO2 we can also use carbon tetrachloride and NaOH also. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, दैट इज रीमर टेमन रिएक्शन। भाई ये दोनों नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में मुझे लगता है दोनों ही आ सकता है। आया ही है, कई बार आया है। लेकिन देखो क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन हमको जानना है। व्हेन फिनॉल reacts with chloroform and NaOH, chloroform and NaOH followed by chloroform and NaOH followed by hydrolysis, it produces, when phenol react with chloroform and NaOH followed by hydrolysis, it produces सैलिसिल एल्डिहाइड। देखेंगे क्या होता है सैलिसिल एल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट। प्लीज फिर से यही वही रिएक्शन है, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, गलती मत करिएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हम लिखेंगे केवल ऑर्थो वाला, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला होगा। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट। जरा देखते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है। तो फिनॉल का रिएक्शन पहले क्लोरोफॉर्म NaOH से कराए, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो पहले बनता है ये आयन सॉल्ट O-NO+ और यहां लगेगा CHO। ये CHO पैरा वाला भी बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन मेनली कहां लगेगा, मेजर प्रोडक्ट कहां होगा, ऑर्थो वाला। क्यों? जरा देखिए, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, चाहे इसका नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, चाहे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और मेनली सैलिसिलएल्डिहाइड। और क्यों मेजर है ये देखिएगा, क्यों मेजर है भाई, और ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल किस कैटेगरी का है, तो ये रिएक्शन है कौन से कैटेगरी के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पिछली बार इलेक्ट्रोफाइल क्या था, CO2, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। पहले क्या होगा, क्लोरोफॉर्म OH माइनस से रिएक्शन करेगा, ये बनेगा CCl3 माइनस, यहां से H2 निकल गया CCl3 माइनस। अब यहां से ये Cl निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, डाइक्लोरोकार्बन। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बन, और इसी का प्रोडक्शन ही RDS इसका। डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन ही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। डाइक्लोरोकार्बन डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन ही क्या है, RDS। अब बस इसी का रिएक्शन रिंग से कराना है। फिर से एल्केलाइन मीडियम है, अभी हमने देखा तो फिनॉल क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन, जस्ट लाइक कोलबेट सीमेंट, उसकी रिएक्टिविटी तो इनसे भी ज्यादा है। और ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे रिएक्शन करेगा किस इलेक्ट्रोफाइल पे, डाइक्लोरोकार्बन पे। ये बनेगा CCl2 माइनस, और यहां लग गया H प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन का, ताकि अपना एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से गेन कर सके। CCl2 माइनस विल टेक दिस H प्लस, CCl2 माइनस विल रिमूव दिस H प्लस, यहां फिर से बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड इधर। ये डीप्रोटोनेशन स्टेप क्या दिखाता है, ताकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से रीगेन कर लेगा फिनॉक्साइड आयन। तो इसके बाद है O माइनस, और ये CHCl2, CHCl2। कम से कम RDS वगैरह दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। रिडिटरमाइनिंग स्टेप क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। नाउ दिस विल रिएक्ट विथ एक्वस NaOH जो था, NaOH के साथ रिएक्शन होगा, दोनों Cl की जगह OH लग जाएगा, दोनों Cl की जगह क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH हैं, यूजुअली ये डाइऑल स्टेबल होते नहीं है। एक कार्बन पे 2 OH है तो H2O यहां से हटा दो, एक कार्बन पे 2 OH है, H2O हटा दो, और ये बन जाएगा सॉल्ट। O माइनस के साथ Na प्लस जुड़ा रहेगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट विल बी माइनर, जो कि दिखाया नहीं गया है, बट पैरा प्रोडक्ट विल ऑल्सो फॉर्म, याद रखिएगा, एडवांस में पूछ दिया था। ठीक है, ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, ऑप्शन में था कुछ ऐसा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो कम बनता है, लेकिन किसी केस में ज्यादा भी बन सकता है, वो हमको जान लेना है। कभी कभार पैरा प्रोडक्ट भी ज्यादा बन सकता है इसी रिएक्शन, तो वो हमको लिखना है। इस केस में तो ऑर्थो प्रोडक्ट ही ज्यादा था, जिसका नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब नोट करके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इफ वी टेक KOH instead of NaOH, if we take KOH instead of
NaOH. If we take KOH instead of NaOH, then para product will be major. KOH ले लें, चाहे उससे नीचे पोटेशियम के नीचे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, चाहे सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इन सारे केसेस में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अभी देखते हैं मतलब क्या है। फिनॉल लिखा हो, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH नहीं, क्या लिखा हो, KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट। देखते हैं क्यों। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट। जब हमने NaOH लिया था, NaOH जरा देखो, तो यहां इस प्रोडक्ट को जरा देखिए, NaOH लिया था तो ऐसा कुछ बीच में प्रोडक्ट बना था, सॉल्ट, सॉरी, ठीक है, इसको देख लो। NaOH लिया था तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट बना था बीच में। अब इस प्रोडक्ट Na+ का क्या होगा, O के साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, आयन, ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन हो गया वो NaOH के साथ, उसकी तरफ से रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। Na क्या करता है, क्यों ऑर्थो को स्टेबलाइज करता है, वो रिंग फॉर्मेशन की तरह, सुक्यूलेशन बोलते हैं। रिंग फॉर्मेशन से उस Na+ क्या कर रहा है, CHO को ऑर्थो पोजीशन पे स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप K+ ले लेंगे, अब यहाँ पे मान लो K+ है, KOH में क्या आएगा, K+, तो KOH चूंकि साइज बड़ा है, रुबिडियम लेंगे तो और बड़ा साइज, सीजियम लेंगे तो और बड़ा साइज, तो चूंकि साइज जब बढ़ेगा तो रिंग की शिफ्टी क्या होगी, घटेगी। भाई Na+ में साइज जो है, K+ में साइज क्या होगा, इससे कंपेरिजन टू Na+, रिंग का साइज बढ़ जाएगा, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा नहीं। इसलिए क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के केस में, चाहे रुबिडियम के केस में घट जाएगी। इन दैट केस पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, याद रखिएगा। KOH ले लें, RbOH ले लें, ठीक है, तो इन केस में पैरा प्रोडक्ट के ऑर्थो पे स्टेबलाइजेशन फैक्टर अब मिलेगा नहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन रिंग साइज। अरे भाई K+ का साइज Na+ से बड़ा होता है, डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज इंक्रीजेज, इस वजह से। ये थे फिनॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन है, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी कर लेंगे, कंप्लीट कराया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने सबसे पहले ही डील कर लिया। एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और सवाल पे शुरू हो जाइए सवाल लगाना। थैंक्स।